हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये मॉड्यूल्स 1 है जिसमें हम डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विविधता तथा जीवन का विकास। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू बी क्लासिफिकेशन, यानी जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। जैसे कि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है बना रहा है, जिससे बच्चों को आसानी से समझा जा सके और उसको जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। इसमें जो है हम हर तरह की चीज़ों के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि विकास क्या होती है, जैव विकास के बारे में क्या होता है, वायरस से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे जो है जीवन का जो है शुभ आरंभ हुआ। तो हर चीज़ के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे आवर लेसन फर्स्ट बायोलॉजी क्लास 12 NIOS बोर्ड origin and evolution of life and introduction to classification. Friend, the first chapter of NIOS biology subject, the planet Earth come into the existence of some time between 4 and 5 million years ago. Life evolved on the planet Earth about 3.5 million years ago. And there are approximately 15 million different species of organisms have evolved, but only about 2 million has been to identify so far. In this lesson, we will learn how life of this at first originate on the earth and how such as a vast variety of organism and popular known as a biodiversity evolved through the variation and natural selection. The study of such a wild variety of organism become a convenient only when there are grouped according to similarities and difference and named and there are evolutionary. Here evolutionary relationship established, we will be also learn about the important and method of classification of organism in this lesson and understand the position of virus and withdrawals was as their web of the living world. दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्प करने के लिए इसको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो जो मॉड्यूल्स हमारा जो है बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है NIOS बोर्ड के लिए विविधता जीवन का विकास, इसमें जो हम कर रहे हैं पहला चैप्टर जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जिन बच्चों का जो सिलेबस इस बेस में मिलता है वो ये चीज़ें जो है उनके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो वो बच्चे जो है इससे भी ज्ञान प्राप्त करके जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है।
इसमें इतना से ही बात बताई गई है इंट्रोडक्शन में कि पृथ्वी ग्रह 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग कहते हैं 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जब से जीवों की लगभग 1.5 करोड़ प्रजातियां का उद्भव हो चुका है, लेकिन अब तक केवल 20 लाख प्रजातियों की ही पहचान की जा सकी है। इस पाठ में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का आरंभ कैसे हुआ और प्राकृतिक चयन द्वारा कैसे इसे विभिन्न प्रकार के जीव विकसित हुए, जिसे जाने पहचाने शब्द और जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के हमने नाम से जाना जाता है। ऐसा व्यापक विविधता वाले जीवों का सुविधापूर्वक अध्ययन हम केवल तभी कर सकते हैं जब हम उनकी समानताएं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांट लें, उनका नाम प्रदान कर लें तथा उनके बीच विकासित संबंध स्थापित कर लें। इस पाठ में हम जीवों के वर्गीकरण के महत्व और उसकी विविधता का भी अध्ययन करेंगे तथा सजीव संसार में विषमताओं और विषाणुओं की भी हम स्थिति के संबंध को समझेंगे कि कैसे वायरस से भी जीवन की उत्पत्ति हुई है और उसके बारे में क्या साइंटिस्टों के अपने विचारधारा है, क्योंकि आज तक मानव की उत्पत्ति के विषय में कोई भी साइंटिस्ट ने अपना सही विचारधारा नहीं रख पाया है। After the complete this lesson, you will be able to describe the various concept of theory of origin of life, explain what is organic evolutions, and give the morphology and pleometrology, embryology, and molecular evidence in a favor of organic evolution. State modern theory of evolution, explain the source of organic variation, genes and chromosomal mutations, and recombination, genes flow and genetical draft. Explain natural selection with example. Explain the role of isolation in evolution. List the various isolated mechanisms and explain speciations. And understand the Hartley-Weber's equilibriums to be relate of genetical and evolution and define the classifications. The first topic is origin of life. What do you mean to origin of life? The earth was formed about 5 million years ago. At that time it was extremely hot. The extremity of life is any from at that high temperature was not possible. As such a two question arise pertaining to life. How did the life originate on earth? And how did the primitive organism evolve into a new form, resulting in the evolution of variety of organisms on the earth? The first of all, origin of life means the appearance of simplest primordial life from a non-living matter, and evolution of life means the gradually formation of complex organism from simpler one. The chemosynthetic theory of origin of life. Several theories has been put forth to explain the origin of life. The widely accepted theory is the chemosynthetic theory of origin of life, proposed by the AI operates. Other theories such as the theory of spontaneous generations are of the historical importance only. The chemosynthetic theory is life might have originated at first on the earth through the series of combinations of chemical substance in the distant past, and it was happened in water. Here, the earth originated about 5 million years ago. It was initially made up of hot gases and vapors of various chemicals. Gradually, it is cooled down and a solid crust was formed. The earlier atmosphere containing ammonia NH3, water vapor H2O, hydrogen H2, methane CH4. At that time, there was no free oxygen, this sort of atmosphere. With the methane, ammonia and hydrogen is still found on Jupiter and Saturn. Heavy rains fell on the hot surface of Earth, and over a very long period, the water bodies appear that still contained a hot water. Methane and ammonia from the atmosphere dissolve in the water of the sea. In this water, chemical reaction occur and give rise to be amino acid.
nitrogens based sugar and fatty acid which is a further react and combined to the give rise to the biomolecules of life such as a protein and nucleic acid. Here, show this picture: sugar, glycerol, amino acid, bromidines and pyridines, and the fat, protein. The other types of substance present in this figure. It will show the origin of life. दोस्तों, यहाँ पर जो है जीवन का उद्भव यानी जो हमने विकास के बारे में पढ़ा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति तो आपको पता ही होगा कि 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जब पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी। इतने उच्च ताप पर किसी भी रूप में जीवन का अस्तित्व संभव नहीं था, क्योंकि जितना अधिक ताप था उस पर अगर कोई जीवन की उत्पत्ति होती ऐसा कोई चांसेस नहीं थी। इस प्रकार जीवन के संबंध में 2 प्रश्न उभर कर सामने आते थे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, आदि जीव नए नए रूपों में किस प्रकार विकसित हुए, और इस विकास के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का जो शुभ आरंभ कैसे हुआ। तो ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी सभी साइंटिस्टों के लिए। लेकिन फिर भी कई साइंटिस्टों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश भी किया है, जिसमें जीवन के उद्भव के अर्थ बताया था कि अजैविक पदार्थों के सरलतम प्रारंभिक जीवन का प्रकट होना। जो अजैविक यानी ऑर्गेनिक जो ओरिजिन जो था ऑर्गेनिक से हुई थी। ये बात इन्होंने साफ शब्दों में कहा, यानी अजैव पदार्थों से हुई। दूसरी बात इन्होंने बताया कि विकास का अर्थ है सरल जीवों से जटिल जीवों का क्रमिक रूप से प्रभावित करना। तो ये चीज़ें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है जीवन के उत्पत्ति के लिए। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि जीवन के उद्भव का जो है रसायन संश्लेषित सिद्धांत क्या है। देखिए, रासायनिक संश्लेषित सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी से जो है साइंटिस्टों ने अपना बेस भी बनाया था। कहते हैं जीवन के उद्भव की व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, जिसको आपने जाना और समझोगे अभी। जिसे सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है वो है A.I. ओपरिन द्वारा प्रस्तावित रसायन संश्लेषित सिद्धांत। अन्य सिद्धांत जैसे श्वेत जनन का सिद्धांत आज केवल ऐतिहासिक महत्व का सिद्धांत ही माना गया है, लेकिन इस सिद्धांत को पूरी तरह से प्रूफनेस नहीं मिला है। तो इसीलिए कहते हैं जो रसायन संश्लेषण सिद्धांत था उसमें ये बात बताई गई थी कि पृथ्वी पर जीवन का उद्भव सर्वप्रथम रसायन संश्लेषण सिद्धांत यानी रासायनिक पदार्थों के एक क्रमबद्ध संयोजनों से सुदृढ़ भूतकाल में हुई, और यह सब कुछ जल में हुआ। यानी आप देख सकते हो कि सब कुछ जल में हुआ, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण बताता है। इसके रिगार्डिंग कुछ बातें और कुछ अवधारणाएं जो थी इसमें जुड़ी हुई थी। देखते हैं वो अवधारणाएं क्या थी। पहली बात तो यही थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई, ये साइंटिस्टों का मानना था। दूसरी बात ये थी कि आरंभ में पृथ्वी तप्त यानी गैसों का विभिन्न रसायनों के वाष्पों की बनी हुई थी। यानी जो पृथ्वी बनी हुई थी वो गैसों से बनी हुई थी। तो इसमें कुछ तरह के गैस थे। कहते हैं कि क्रमशः पृथ्वी ठंडी होती गई और इसे एक ठोस पट्टी का रूप धारण कर लिया, यानी एक क्रस्ट के रूप में ये परिवर्तित हो गया। कहते हैं आरंभिक समय में जब वातावरण का अध्ययन किया गया तो वहाँ पाया गया कि वहाँ अमोनिया था, जल वाष्प थे, हाइड्रोजन था और मीथेन गैस जो थे उचित मात्रा में विद्यमान थे। उस समय उपयुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। इस प्रकार वातावरण जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन पाई जाती है अभी भी बृहस्पति व शनि ग्रहों में पाया जाता है। तो ये जो ग्रह हैं अभी भी इस सारे चीज़ों के उपस्थिति है। इसका मतलब है कि इन ग्रहों में जीवन की उत्पत्ति 100% आने वाला समय में हो सकती है। तो ये संभावनाएं भी साइंटिस्टों के सामने है। कहते हैं पृथ्वी की गर्म सतह पर जोरों की वर्षा हुई और बहुत लंबे समय के पश्चात जलाशय बन गए, जिसमें अभी भी गर्म जल भरा हुआ था। आपने देखा होगा कई जो जल के स्रोत हैं वो भी अभी के समय में उपस्थित है। कई मंदिर के पास जाओगे तो वहाँ गर्म स्रोत आज भी विद्यमान है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी इन्हीं कारणों से हुई हो। कहते हैं वातावरण की मीथेन और अमोनिया समुद्र के जल में भी घुल गई। आप देखोगे कि मीथेन अमोनिया समुद्र से भी हमें प्राप्त होती है। इस जल में रासायनिक अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप अमीनो जल नाइट्रोजनी संरक्षण संकराएं एवं बासा अम्लों का निर्माण भी हुआ, जिनकी पूर्व अभिक्रियाओं और संयोजन के परिणाम स्वरूप जीवन के संबंधित नए प्रोटीनों और न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण हुआ, जैसे कि इस चित्र में साफ शब्दों में दिखाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि हाइड्रोजन बताया गया है, मीथेन बताया गया है,
ठीक है, अमोनिया बताया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी यहाँ तक बताया गया है। जब जल का निर्माण हो सकता है तो इसका मतलब है कुछ अमाउंट में जो है ऑक्सीजन भी रही होगी। यहाँ अल्ट्रावायलेट लाइट जो है सन से आता हुआ दिखाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इसमें जो है शुगर की मात्रा हो, ग्लिसरॉल हो, अमीनो एसिड हो, ठीक है, पैरामोडाइंस हो या पिरोनाइंस हो, सारे के सारे तत्व जो थे विद्यमान थे, जो आज बृहस्पति और शनि पर जो है बिल्कुल ही पाया जाता है। तो इससे हो सकता है कि जो जीवन की उत्पत्ति थी इन्हीं किस कुछ कारणों से हुई। लेकिन साइंटिस्ट एक बात पे अभी सहमति प्रकट नहीं करने के जो है विचारधारा में है, क्योंकि सभी साइंटिस्टों का अपना विचारधारा है और सभी साइंटिस्टों ने जो है इस पर खोज भी किया है। कुछ साल पहले भी इस पर रिसर्च चली थी, लेकिन रिसर्च जो थी वो फेल हो गई, नहीं तो हमें जीवन की उत्पत्ति के सही सिद्धांत के बारे में पता चल जाता। लेकिन इनके द्वारा बनाई गई ये सारी थ्योरी जो थी वो कहीं हद तक सही भी थी और प्रमाणित भी होती है, क्योंकि जब ही हम किसी ग्रह पर गए हैं तो ऐसे ही वातावरण हमें देखने को मिला है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोएबल स्टेज इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द फर्स्ट स्टेज, the source of energy where the ultraviolet ray are electrical discharge lightnings of heat. Either is along is the combination of this energy source causes the reaction that produce a complex organic compound including amino acid for a mixture of ammonia, methane and water and hydrogen. The amino acid are the buildings of block of protein which are a main compound of protoplasma. Protoplasma and the definition first time definited by Stalling Miller and Harold C. Weiss in 1953 set up an experiment with on the airtight apertures in a figure given a figure in which is the four gases ammonia, NH4, CH4, H2 and H2O. Here they are subjected to an electrical discharge for 1 week. When analyzing their liquid, they found a variety of organism substance in it, such as amino acids, urea, acetic acid and lactic acid. The other stage is second stage. Simple organic molecules combine to form a large molecules which include a peptides, leading to a formation of protein, sugar, starch, and fat molecules. And next is the third stage is the most important. The large molecules of different kind of combine together to form a multicellular leaves or complexes. Simplest fat molecules arrange themselves around these molecules complex in a sort of membranes. It was observed in their laboratories experiments that when such a complexes reaches or contain a size, they are separate from the surrounding solution in the form of what were termed concavate drops. Concavate drops of the microscopic size moving in their liquid with the defined to the boundary. Concavate means to the heaps referring to be a combined together of molecules. Concavate like a aggregate where the probably there is a precursor of their first living cells. Here, so in the diagrams. This diagram to the vacuum line on their side and electrolytes and spark discharge H2O and condenser and traps and boiling water. The formation of CH4, methane, ammonia, water and hydrogen. So there is a completely show this reaction of evolution of life. Now some sort of metabolism could occur within this is a concavate with the synthesis or contain substance and breakdown of other. The latter is a breakdown reactions could be provide energy. Some of the earliest formed to protein might have acted like enzymes and would have affected their rates of the reaction. It is also believed that RNA molecules might have a slow enzymatic activity in their primordial soup of chemical compound. Such as molecules have been to termed of ribozyme. The fourth stage is some sort of nucleoproteins or nucleic acid may have involved by the random combination which have provided two more property to a concavate like a bodies. This included
First is a chemical reaction from the nucleic acid, and other is the capacity to be reproduced through the duplication of the nucleic acid. So this other figures 1.3 that the cell were produced that could be according to simplest primordial life, figure 1.3. Definitely there is a probable stage of origin and evolution of the living beings. The primitives drops like form of the life were all heterotrophs, unable to be manufactured their own food, but they rabbit it is a environment. One of the innumerable changes in the genetics make up the primitive heterotrophs led to be a formation of the chlorophyll, green coloring matter of the leaves or molecules. The chlorophyll's varying unit of life for the first time started using a solar energy for a production of food, as well as for the first time started to liberating free oxygen into the atmosphere. Early atmosphere of Earth had no free oxygen. The forms until there could at a best be only anaerobics. Chlorophylls bearing to organism let or released free oxygen, which give a greater possibility for a life to be involved. Here show the picture the modern virus photosynthesize organism to modern proteins and molecules, and promotes virus like a structure protein plus nucleic acid, and first true cell bacteria like able to the repair and the aggregate with their nucleic acid, and the possible respiratory mechanisms aggregate with the nucleic acid and membranes, and at least molecules aggregate the nucleic acid, fatty acid, and carbohydrate amino acid. Thus, the simplest form of the life originates through the four main stages. Thereafter, a wide variety of organisms come into the stimuli through the biological evolution. That is called to the biological evolution. दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पर जो है हमारा जीव विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में समझने की कोशिश किया है। कहते हैं जीवन के उद्भव की संभावित अवस्थाएं अपनी अपनी रखती है, इसलिए जो है इसको 4 स्टेज में जो है विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम जो अवस्था होती है उसको उन्होंने ये बताया है ऊर्जा के स्रोत के रूप में। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। कहते हैं परावैंगनिक किरणों एवं विद्युत विसर्जन का या ऊष्मा इन सभी के मिलने पर अभिक्रिया हुई। यानी पहला जो ये बता रहे हैं, कहते हैं जब परावैंगनिक किरणें जब पड़ा और विद्युत जो विसर्जित हुई, इससे क्या हुआ, कुछ अभिक्रिया हुई जिससे जीवन की उत्पत्ति के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जिसमें अमोनो अम्ल भी शामिल थे, जैसे कि अमोनिया, मीथेन, जल व हाइड्रोजन के एक मिश्रण का निर्माण हुआ। कहते हैं अमीनो अम्ल प्रोटीन के संरचनात्मक इकाई हैं जो जीव द्रव्य के लिए मुख्य अवयव के रूप में माना गया। इसमें जो था स्टेनले मिलर व हैरोल्ड सी यूरे ने जो है 1953 में वायुरोधी उपकरण की सहायता से एक प्रयोग किया, जिसमें 4 गैसें रखा गया। ठीक है, NH4, CH4 और जो था हाइड्रोजन H2O और ऑक्सीजन को भी इसमें सम्मिलित किया गया। पर 1 सप्ताह तक विद्युत विसर्जन को परिसंचालित किया गया। द्रव का विश्लेषण करने पर उन्होंने इसमें अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ मिले, जैसे अमोनो अम्ल, यूरिया, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि। देखिए जो स्टेनले मिलर और हैरेंट सी यूरो ने जो 1953 में जो एक्सपेरिमेंट किया वो अत्यंत महत्वपूर्ण था, और जैसे उन्होंने डायग्राम में भी इस बात को जो है संशोधित करने की कोशिश भी किया था, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हो। इस चित्र में आपके समक्ष जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इन्होंने इन्हीं चीज़ों का जो है यूज़ करके खोजने की, जीव की उत्पत्ति खोजने की जो है कोशिश किया। इसके लिए उन्होंने निर्वात की दिशा बनाई जहाँ से निर्वात होती है, यानी उसके बाद कंडेंसर बनाया इन्होंने, और उसके बाद उबलता हुआ जल, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति माना गया था वो गर्म से था, इसलिए उन्होंने उबलता हुआ जल का जो है इन्होंने शोधन किया। और उसमें जब ये सारी क्रिया हुई, जब इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स और विसर्जन संफलिंग किया, तो पाया कि जो सारे जो मीथेन है, अमोनिया है, या जल है, या हाइड्रोजन है, वो सारे कंडेंसर से बनाया गया, और उसमें सारी चीज़ जो थी उचित मात्रा में विद्यमान थी, जिससे ये पता लग गया था कि जीवन की जो उत्पत्ति है इन्हीं कारणों से ही माना जा सकता है। उसके पश्चात जो था सेकेंड स्टेज दिया गया था, यानी द्वितीय अवस्था दी गई थी। कहते हैं सरल कार्बनिक अणुओं के संयोजन होने से बड़े अणु जैसे विभिन्न पेप्टाइड्स, जिसमें आगे चलकर प्रोटीनों बनी।
शर्कराओं और स्टार्च और वसा अणुओं का जो है यहाँ पर निर्माण हुआ, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था इन चीज़ों के निर्माण के लिए। उसके बाद जो है तीसरी अवस्था यानी जो है थर्ड स्टेज आई। थर्ड स्टेज जो थी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई। कहते हैं विभिन्न प्रकार के अणुओं को जो है बड़ी संख्या में पारस्परिक संयोजन से बड़ी आणविक सम्मिलित समृद्धि विकसित हुई। कुछ सामान्य वसा अणुओं से यानी वसा जो थी फैट से स्वयं को इस आणविक सम्मिलित के चारों तरफ एक प्रकार की झिल्ली के रूप में व्यवस्थित किया गया। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों में ये देखा गया कि एक विशेष आकार प्राप्त कर लेने के पश्चात ये सम्मिलित अपने चारों ओर विद्यमान विलय से सहपूर्ति यानी जो है इसका मतलब सहपूर्जित का मतलब होता है कवरेवेट्स, ठीक है, कवरेवेट बूंदों के रूप में पृथक हो जाते हैं। ये जो है सूक्ष्म आकारी द्रव्य में सुस्पष्ट रूप से जो है सीमा के अंदर ही गति करते हैं। तो ये बातें जो है पूरी तरह से क्लियर कर दिया जो है तीसरी अवस्था ने कि जो है सहपूजित यानी कवरेट जो है बूंदों से जो है ये अपनी ही सूक्ष्मकारी रूप में विद्यमान रहते हैं। कहते हैं संपूजित प्रकार की जो है समष्टि संदर्भ प्रथम जीवित कोशिकाओं के पुण्यगामी थी। यानी हो सकता है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था सहपूर्जित का यही एक था कि इसके बूंदों से ही हो सकता है कि जीवन की जो कोशिकाओं का जो है निर्माण हुआ हो। अब इन संपूजों के अंदर एक प्रकार की जो है उपचारित क्रियाएं हो सकी, जिसके फलस्वरूप कुछ पदार्थों को तो संश्लेषण हुआ और कुछ पदार्थों का विघटन हुआ। जो विघटन कार्य अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त हो सकी होगी, यानी इसी से जो है उनको ऊर्जा मिली होगी। कहते हैं कि बहुत आराम में निर्मित कुछ जो है प्रोटीनों में एंजाइमों की भांति व्यवहार करके अभिक्रिया की दर को प्रभावित भी किया। यह भी माना जाता है कि आरएनए यानी आरएनए अणुओं ने रासायनिक सम्मिश्रणों को प्रारंभिक तरल में एंजाइम सक्रिय अवस्था ही दर्शाई होगी। इन अणुओं को जो है राइबोजाइम जो नाम दिया गया, यानी राइबो जो है एंजाइम इसी नाम से पढ़ा होगा। तो ये बात तो आपको भी पता है कि राइबो एंजाइम के बारे में हम पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है चौथी अवस्था आई यानी चतुर्थ अवस्था आई, जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। क्या यादृच्छिक संयोजन यानी रैंडमली कॉम्बिनेशन द्वारा किसी प्रकार के न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लियस अम्ल विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सहपुंज संदर्भ पिंडों में और गुणों का समावेश हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब कोई चीज़ की उत्पत्ति होती है ना, तो कहते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट किया तो उन चीज़ों के कुछ अंश जो थी हमारे समक्ष थी। उसमें ये बात थी कि न्यूक्लिक अम्लों से अभिक्रिया करवाया गया। न्यूक्लियस अम्लों के जो है द्विगुण जनन की क्षमता के विकास के बारे में हमें पता लगा, जैसे कि इस चित्र में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है साफ तौर पे ऊपर दिखाया गया है कि आधुनिक वायरस लिया गया था, उसके बाद प्रकाश संश्लेषित जीव लिया गया था और आधुनिक पुष्ट और बहुकोशिकीय जीव लिया गया था। देखिए दोस्तों, इन सब से ही मिल के उत्पत्ति हुआ होगा, ये साइंटिस्टों का विचारधारा थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, आरंभिक वायरस जैसी रचना, प्रोटीन, न्यूक्लियस अम्ल भी उन्होंने तैयार किया और प्रथम वास्तविक कोशिका जीवाणु जैसे संवर्षण करने योग्य भी बनाया। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस अम्ल के साथ पुंजित और संभावित श्वसन क्रिया विधि को अपनाया, जिससे क्या हुआ, न्यूक्लियस अम्ल और झिल्ली के साथ पुंजित होते हुए यानी आणविक पुंजित हुई। न्यूक्लियस अम्ल वाष्य अम्ल में कन्वर्ट हुआ और जो कार्बोहाइड्रेट था वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह जीवन उत्पत्ति घटनाएं के कुछ चरण जो है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया था। इन सब प्रक्रियाओं में कोशिका का निर्माण हुआ, जिसमें सरलतम आर्द्र जीवन कहा जा सकता है। जीवों की उत्पत्ति व विकास के संभव चरणों को दर्शाया भी यहाँ पर गया है। आरंभिक बुन संदीप समस्त जीव विषमपोषी अथवा अपना भोजन बना पाने में असमर्थ थे, लेकिन पर्यावरण से अपने पोषण प्राप्त करते थे। आरंभिक विषमपोषियों की जो जीन संरचना में हुई अनगिनत जो है परिवर्तन में एक परिवर्तन के कारण पर्णहरित यानी क्लोरोफिल अणुओं का निर्माण हुआ। पर्णहरित पत्तियों की हरा रंग प्रदान करने वाला एक पदार्थ होता है, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। जीवों की क्लोरोफिल धारक इकाइयों को प्रथम बार सौर ऊर्जा को भोजन निर्माण में और प्रथम बार ऑक्सीजन की वातावरण में निमुक्त करने का भी कार्य किया। इसी में जो हम कह सकते हैं पूरे निष्कर्षण के रूप में कि पृथ्वी के आदि वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी, यानी जो है फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। इस समय केवल जो है अवायवी प्रकार के जीव ही रहे होंगे, यानी जो अवायवी का मतलब दोस्तों होता है जो वायु की अनुपस्थिति में क्रिया करे, यानी अब्सेंस ऑफ, जिसे हम
एनारोबिक भी कहते हैं। ठीक है, अवायवी जीव यानी एनारोबिक जो है ऑर्गेनिज्म थे। क्लोरोफिल धारक जीवों के बाद में मुक्त ऑक्सीजन मुक्त का, जिसमें अनेक प्रकार के जीव संभावनाएं विकसित हुई। देखिए दोस्तों, कई वायरस जो होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी क्रिया कर जाते हैं, इसलिए उनको जो है अवायवी क्रिया कहलाता है, यानी अवायवी ऑर्गेनिज्म यानी जो है कहा गया है। तो ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। इस प्रकार जो सरल प्रकार के जीव चरणों में जो विकसित हुआ है, उसके बाद जैविक विकास से व्यापक प्रभाव के जीव अस्तित्व में आए हैं, यानी जैविक विकास को जो है ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने में सफल भी हुआ है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, व्हाट यू मीन टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? व्हाट इज एवोल्यूशन? फर्स्ट क्वेश्चन कम इन आवर माइंड, व्हाट इज एवोल्यूशन? The formation of complex organism through the gradually change from simple ancestral types over to the course of geologically time in the term evolutions or organic evolution. According to the theory of organic evolution, their first point is the various present day organisms were not created in their same form in which they exist today, but have gradually evolved from a much simple ancestral form from a common ancestor. The characteristics of organism have been to the change in the past. They are changing even today and will be continue to do so in their future as well. This is due to the fact that the environment in which the organism live also changes, and organisms need to adapt to a changed environment in order to survive. The several living organisms of the past has become extinct, and there are organisms of the various form species found on the earth has been to the gradually and extremely slowly process, requiring hundred or even thousand of years. However, the evolution of the black prepared moth and polypoids variety of some crops and pesticide resistance of mosquitoes happen in such a short period of time. Friend, there is an organism of the various form the found on the earth has been to gradually and extremely slow process, requiring hundreds or even thousands of years. However, their evolution of black prepared moth or polypoids varieties of some crops are pesticide resistantly a mosquito happen in such a shorter period of time. This process of slow and gradually change is called organic evolution. What do you mean to the organic evolution? This process of slowly and gradually change is called organic evolution. The theory of organic evolution states that all living things on earth are here is the result of descent with the modification from a common ancestor. It is the organic evolution. दोस्तों यहाँ पर जो है जैव विकास के बारे में पढ़ना है हमने। आखिर जैव विकास होती क्या है, जैव विकास किसे कहते हैं? तो हमारे समक्ष बहुत से क्वेश्चन हैं जो दिमाग में आ रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले जो भूवैज्ञानिक काल के दौरान सरल प्रकार के जो पूर्वजों से जो परिवर्तन के परिणाम फलस्वरूप जटिल जीवों का बनना विकास एवं जैव विकास कहलाता है। देखिए, जो पुराने समय से जो भूवैज्ञानिक काल के दौरान जो है सरल प्रकार के पूर्वजों से परिवर्तन हुआ है कि फलस्वरूप जटिल जीवों का जो है बनना विकास एवं जैव विकास कहलाता है। कहते हैं पूर्वज भी जो हमारे आपने देखा ही होगा, इसके डिफरेंट स्टेज भी दिखाए जाते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे होंगे, ऐसे थे, तो उसी बेस पे जो है यहाँ पर बताया गया। लेकिन सबसे पहले आपके समक्ष तो यही बात आती है कि जैव विकास सिद्धांत के अनुसार क्या बातें रखी गई थी और इसमें क्या खासियत थी। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण और जो है विचार करने योग्य बात रहती है। इसमें कहते हैं आज के विभिन्न जीव उसी रूप में नहीं बने जिस रूप में आज पाए जाते हैं, बल्कि वह एक सामान्य पूर्वज रूप से जो कहीं अधिक सरल प्रकार का रहा होगा, धीरे धीरे विकास हुआ है। तो चलिए, विकास तो हुआ है, बात तो हम भी समझते हैं। इसी में कहा गया कि जीवों के लक्षण विगल काल में बदलते रहे हैं, वह आज भी बदल रहे हैं और भविष्य में भी हो सकता है बदलते रहें।
तभी तो साइंटिस्ट ये बात पे जोर दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो होगा, जो हमारे कार्टिलेजेस बोन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कान ख़त्म हो जाएगा, नाक के आगे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे, हमारे बाल इवन ख़त्म हो जाएंगे। तो कहते हैं ये बात आएगी तब देखी जाएगी, लेकिन कहते हैं कि इस प्रकार एवोल्यूशन जो है हमेशा चलती रहती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जीव जिस वातावरण में रह रहे हैं वो भी बदलता ही जा रहा है। अब पूछिएगा कैसे बदल रहा है। दोस्तों आपको भी ये बात मालूम होगा कि जितना अभी गर्मी पड़ रही है शायद पहले नहीं पड़ती थी, जितना आज प्रदूषण हमारा वातावरण हो चुका है शायद पहले नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि सब चीज़ अपना रूप रंग सब बदल रहे हैं। आज मौसम का पैटर्न बदल रहा है, जब सर्दी पड़नी चाहिए वहाँ गर्मी पड़ रहा है। तो सब कारण क्या है? हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा पृथ्वी जो है विनाश के कगार पे आ चुका है, जहाँ पर ना कोई पर्यावरण के लिए कोई जागरूक है, ना पर्यावरण संरक्षण के कोई उपाय बनाता है। सिर्फ क्या करते हैं, एक पर्यावरण दिवस के रूप में मना लेते हैं, मंत्री लोग जाते हैं एक पेड़ गाड़ देते हैं और फ़ोटो खिंचवा लेते हैं कि हम तो पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। कहाँ कोई रूल रेगुलेशन अपनाया जा रहा है? आए दिन पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर हाउस होते जा रहे हैं, सारे जंगलें ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, ऐसे ही तभी तो कह रहा हूँ कि जो फिल्मों में भी आजकल जो पेड़ पौधे काटते हुए दिखाए जाते हैं तो वो मिलेनियम कमा लेती है। तो हमारी मानसिकता क्या रह गई है? हम तो चाहते हैं कि इसी प्रकार से हो। तो जीवन में देखिए हर चीज़ बदलाव जो है होती चली जा रही है, और ये बदलाव का सबसे बड़ा कारण जो है हमारी सोच विचार है। ठीक है, हम पेड़ पौधों को जिस प्रकार से नष्ट करते जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में शायद इंसान के अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। क्या जीव जंतु विलुप्त हो सकते हैं तो इंसान विलुप्त नहीं हो सकता क्या? जरा सोचिए एवं विचार कीजिए इस बात पे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है इस जग कल्याण के लिए। तो ये बात तो आपके समक्ष भी है कि परिवर्तन तो वातावरण में जीवों के जीवित बने रहने के लिए अनुकूल की अवस्था होती है, लेकिन ऐसी अवस्था उनको अभी नहीं मिल रही है। गाय हुई देखिएगा सड़कों पे ऐसे ही घूम रहा होता है, और आए दिन कोई ना कोई गाय जो है गाड़ियों से टकरा जाती है, कोई मोर मर जाता है, कोई डॉगी मर जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है और क्या कैसे हो रहा है, ये मेरे बस तो है नहीं। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात जो है आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि विगल काल से अनेक जीव जो है आज विलुप्त हो चुके हैं, ये आपको भी पता है, और मैं अभी भी बताया हूँ कि आप सोच रही होगा कि जीव विलुप्त हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आने वाला समय में मानव जाति भी विलुप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हड़प्पा कल्चर नष्ट हो सकती है, जब वो सारे कल्चर ख़त्म हो सकती है, तो हमारी सभ्यता क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? हम भी तो वही गलती दोहरा रहे हैं, अपने आप को आधुनिकता के आड़ में आगे बढ़ा रहे हैं, चारों तरफ जो है जीव जंतु को नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ तो लिखा गया कि विगत काल के अनेक जीव जो है आज विलुप्त हो चुके हैं, तो आने वाले समय में हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, ये हमें भी समझ है। आज जो विभिन्न प्रजातियां स्पीसीज मिलती है उनका जो उद्भव एवं क्रमिक और अत्यधिक धीमी प्रक्रिया रही है। इस प्रक्रिया में सैकड़ों वर्ष से लेकर हजारों वर्ष तक लगे होंगे। यद्यपि ब्लॉक पिंड स्लैब्स और वायु गणित प्रकार कुछ फसलें और पेड़कनाशी प्रतिरोधी मच्छरों का विकास बहुत ही कम समय में हुआ होगा। आजकल देखते हो कि जो हम पेस्टिसाइड यूज़ भी करते हैं खेतों में, उसका भी असर कुछ भी नहीं रह गया। चाहे हम मच्छर का दवाई भी लगाते हैं तो मच्छर जो है रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है। तो ये सारे कारण जो है हमारी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगा कि सरकार की लापरवाही है, हम इंसानों की लापरवाही है। कहते हैं जब आप आंदोलन करके कोई रूल रेगुलेशन सरकार को आपस लेने में मजबूर कर सकते हो, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोग क्यों नहीं ऐसा आंदोलन करते हो जिससे कि हमारे जीव जंतु जो मर रहे हैं, पेड़ पौधे जो कट रहे हैं, उनके प्रति सरकार को जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता जो है आवश्यक पड़े। कहते हैं ये सब जरूरी चीज़ें ज़रूरी है। आगे ये बात बताई गई है कि धीमी और क्रमिक परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को हम जो है जैव विकास का नाम देते हैं। जो धीरे धीरे प्रक्रिया होती है ना, वो जैव विकास कहलाता है। आपने भी देखा होगा इंसानों के जो पहला स्टेज क्या था, फिर सेकेंड स्टेज क्या आया, तो ये सारे जो है क्रमिक जैव विकास का एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हो आप। कहते हैं इस प्रकार जैव विकास के सिद्धांतों के अनुसार, अगर जैव विकास के सिद्धांत का अगर आप लेते हैं सही शब्दों में परिभाषा, तो यही कहता है कि पृथ्वी पर मिलने वाली सभी जीवधारी सामान्य पूर्वज के वंशज है। ठीक है, सामान्य पूर्वज के वंशज है और इन्हीं पूर्वजों में हुई रूपांतरण द्वारा विकसित हुए हैं। देखिए क्या बोला गया है कि हर जीव जो है एक ही चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हम जाति भेदभाव किए जा रहे हैं।
चाहे जीव तो छोड़िए, हम तो इंसानों को भी इंसान नहीं मान रहे हैं, अपनी प्रजाति नहीं मान रहे हैं। आए दिन जो है एक दूसरे खून के प्यासे बने हुए हैं, आए दिन जो है सांप्रदायिक दंगा फंसा रहे हैं। तो ये साइंस भी कहता है कि हमारा जो वंशज है एक ही वंशज से बने हैं, इस सारे जीव की जो है उत्पत्ति हुआ है। क्योंकि जब विनाश हुआ था या धरती पे जब जीवन की उत्पत्ति स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये कहते हैं कि सन का एक पार्ट था, सन जो ब्लास्ट हुआ तो ये दूर चला गया और जितना जो जैसा गया उस तरह से उसका विकास हुआ। आपने देखा ही होगा अभी कुछ डायग्रामों में, जिसमें हमने अमोनिया, मीथेन हो या हमारा हाइड्रोजन या वाटर हो, ये कहते हैं कंडीशन होना चाहिए किसी भी जगह जीव की उत्पत्ति के लिए। तो ये तो बृहस्पति और शनि पे भी पाया जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ भी जीव जरूर संभव हो सकता है। तो इसी पे जो है हमारा जो है साइंटिस्टों का रिसर्च अभी चल रहा है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज evidence of organic evolution. Friend, here is the evidence of organic evolution. The evidence supporting organic evolution are derived from a number of fields of biology. This discussed here are the morphological evidence and paleometeorological evidence and embryological evidence and molecules evidence. The next topic is evidence from a morphology. Friend, there is a thought organism of different species and groups are quite different from each other. They still retain containing a common feature. Morphological evidence for evolution are derived from homologous and analogous organs. They show the figure and vestigial organs, connective links. Their comparative study of various organs in a different groups of vertebrae exhibit of common feature which show that they are involved from a common ancestor. Take the example, the heart of the vertebrate is a figure. Here show the figure of some different animals' hearts. The first of all a species means fish. Fish is a two heart chamber of ventricle and articulars. And second is the amphibians. Amphibians is an important example of a frog. Here is a three heart chamber. And next is a reptile. Reptiles means there is a three heart chamber. The reptile is all animals are three heart chamber, but is crocodile is a four heart chamber is a exceptional case. And other is a mammals. Mammals and birds are four heart chamber. Four heart chamber of many species is come a exceptional case of bat and whales. There is the exceptional case for a mammals category. And comparative study of the heart different groups of vertebrate. दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो अगला टॉपिक है जैव विकास के विभिन्न प्रमाण। देखिए, जैव विकास के बहुत से प्रमाण मिले हैं और बहुत सी चीज़ें जानना आपके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है कि जैव विकास के विभिन्न प्रमाण कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है जैव विकास का समर्थन करने वाले जो प्रमाण जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मिलती है, इसमें से प्रमुख जो है प्रथम 4 क्षेत्र को जो है इम्पोर्टेंट माना गया है, जिसमें है अकार्यकीय प्रमाण, ठीक है, दूसरा है भौगोलिकीय प्रमाण, तीसरा है जीव शिमिकीय प्रमाण और आणविक प्रमाण। ये चारों जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना दोस्तों, कभी कभी जो होता है इंग्लिश में याद कर लेना ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा टफ लैंग्वेज होती है जो आपको लिए थोड़ा मुश्किल करता है, लेकिन हमें पता है कि हम हिंदी भाषी हैं तो हमें इंग्लिश तो समझ आती है, प्लस हिंदी में अगर एक्सप्लेन हो जाए तो हमारे माइंड में पड़ जाए। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए हमेशा इसी प्रकार से करने की कोशिश करता है। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को हर एक ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचना चाहिए। यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है लक्ष्य है कि हर बच्चों को जो है सही ज्ञान, सही मान्य और सही मान्यता मिले, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके और हमारा जो है भविष्य जो है उज्जवल बन सके। तो इसमें सबसे पहला हमारे समक्ष जो आता है अकार्यकीय प्रमाण। अकार्यकीय प्रमाण का यही मतलब होता है कि यद्यपि विभिन्न प्रजातियों के समूहों के जीव एक दूसरे से सर्वथा विभिन्न होते हैं, यद्यपि उनके कुछ लक्षणों में समानताएं होती है। विकास के संदर्भ में जो है आकारमूलक प्रमाण निम्न लक्षणों के कारण दर्शाया गया है, जिसमें जो है आप समजातीय एवं समवृत्तीय अंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद समवेशित अंग के बारे में पढ़ेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा संयोजक कड़ियाँ। देखिए दोस्तों, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, ठीक है, होमोजेनेसिस एंड
जो है हेटेरोजेनस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद जो है क्रोमैटिक लिंक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये हमने 10th में भी पढ़ा था, और यहाँ पर 10th या +2 या 12 का भी सिलेबस हो सकता है, तो उसमें भी ये सब जानने को हमें मिलता है, ठीक है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी साबित होता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बताया गया है, मछलियों में जो बताया गया है, जैसे मत्स्य का मतलब होता है मछली, ठीक है। फिश में जो बताया गया है, 2 हार्ट चैम्बर बताया गया, जिसमें वी और जो है ए से रिप्रेजेंट किया गया, जैसे नीलिया और अलिंदा नाम दिया गया है। दूसरा जो है दोस्तों एम्फीबियंस में जो आता है, वो आते हैं 3 हार्ट चैम्बर, ठीक है। इसमें 3 हार्ट चैम्बर्स पाए जाते हैं। आप इसका जो है एक मेढक को भी इसके एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, जो कि आपके समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है रेप्टाइल। देखिए दोस्तों, रेप्टाइल में जो होता है 3 हार्ट चैम्बर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेप्टाइल में जो होता है 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, और ये भी जो होते हैं रेंगने वाले होते हैं, जितने भी रेंगने वाले होते हैं, इसमें याद रखना। इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है, यानी एक ले सकते हो, जो मगरमच्छ होता है, उसकी जो होते हैं 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको एग्जाम में भी आ जाता है एक्सेप्शनल केस, तो इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है स्तंध का मतलब होता है इंसान, यानी मेम्मल्स, ठीक है। मेम्मल्स में जो होता है, आपको पता ही मेम्मल्स में हम सब आते हैं, ठीक है। मेम्मल्स की जो आप पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुके होगा, या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मेम्मल्स किसे कहते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जिनके बाल प्रेजेंट होते हैं, जो दूध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एक मेम्मल्स बनने के लिए इंपॉर्टेंट फीचर होती है। इसीलिए तो जो एक बैट होता है उसको भी मेम्मल्स में ही लिया गया है, और एक बेल मछली होती है उसको भी जो है मेम्मल्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि सारे फीचर उसमें भी प्रेजेंट है। तो इसके जो होते हैं 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 4 हार्ट चैम्बर जो होते हैं बर्ड्स में भी होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स में होते हैं तो वो मेम्मल्स के पूरे कैटेगरी से अलग रखते हैं, इसलिए बर्ड्स का भी अपना एक कैटेगरी होती है जिसमें सारे बर्ड्स आते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ समझ के लिए बन जाता है कि विभिन्न हृदय से तुलना से ये हमें आता है, पता लगता है कि पहले जो थी सिंपली 2 हार्ट चैम्बर थे, फिर धीरे धीरे विकास हुआ, और आज जो है हम 4 हार्ट चैम्बर पे आ चुके हैं। तो क्या साइंटिस्टों को ये लगता है कि हम आने वाला समय में 5 हार्ट चैम्बर में कन्वर्ट हो जाएगा? तो साइंटिस्ट को यही कहना है ना कि भाई जब 2 हार्ट चैम्बर थे तो जो समय के साथ इसमें 3 हार्ट चैम्बर हुए, फिर 4 हार्ट चैम्बर हुआ। देखिए दोस्तों, ये बात तो फ्यूचर की है। कहते हैं साइंटिस्ट भी बहुत बड़ा वो भी नहीं है, वो भी रिसर्च पे ही मानते हैं कि एवोल्यूशन सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ बातें जो होती है जिसको शायद साइंटिस्ट को भी मालूम ना हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस ऑर्गन। Homologous organ are the organs which are similar in structure and origin but maybe look very different and perform different function. Here is a 4 limbs of vertebra are a good example of homologous organs. They are the built on the same fundamental plan. Let these appear different and perform different function. In each case of 4 limbs consist of humerus, radius and ulna and carpula, metacarpus and phalanges. This basic similarity in the structure of the apparently different 4 limbs of different kind of vertebra is due to their fact that all these limbs have evolved from a common type called to the pentadactyls. It means 5-fingered limbs. Here show the picture different kind of animals: birds, whale, cat, horse, humans. There are humerus, radiculana, carpula and metacarpula. Phalanges is a homogeneous adaptation in the bone of the 4 limbs of the same vertebra. The homologous organ therefore prove that a different kind of organism come into the existence through evolution. And next is analogous organs. Analogous organ mean the structures which are functionally similar but structurally different are called analogous organ. Friend, what is definition of the analogous organ? The structure which is functionally similarly but structurally is different is called analogous organ. There are wings of insect and that of birds are bad. Predactyls are example of the analogous organ and show this figure. Their function of the wings is the same for flying, but their insect wings has a no structural resemblance with
that of vertebrates. Here show this picture the analogous between beings and insect and different vertebra is the insect, pterodactyls and bat and birds. The next is vestigial organs. Vestigial organs is any small, degenerate or imperfectly developing non-functional organs or part which maybe have been complete and functionally in some center. For given this figure, some vertebral organs a human body. Here is the body here in the male, and wisdom is the tooth and appendix and tail vertebra. There is a different kind of vestigial organs in human body. दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको हम समजात अंग कहते हैं। देखिए समजात अंग का क्या डेफिनेशन है, ये आपने 10th क्लास में भी एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, समजात अंग वो अंग होते हैं जो सृजनात्मक रूप से और उत्पत्ति के आधार पर तो सामान्य होते हैं, लेकिन देखने में भिन्न भिन्न होते हैं और जो इनका भिन्न कार्य होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल भी आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करने की कोशिश किया गया है। इसमें पक्षी है, व्हेल है, बिल्ली है, घोड़ा है, मनुष्य है। इनमें देखिएगा कि डिफरेंट देखिए सबका एक जैसा है, लेकिन सभी में जो है कार्य अलग है। पक्षियों में जो होते हैं, इनके जो ये वर्टिब्रस के पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ने के लिए जो होते हैं कार्य करते हैं, यानी कोशरुकिया जो होते हैं अग्रपाद, ठीक है, वो उड़ने के लिए होता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ कहते हैं कशेरुकियों के अग्रपाद समझाते अंगों का एक अच्छा उदाहरण है। इसके निर्माण के मूलभूत योजनाओं के सामान्य है, तभी ये भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं लेकिन विभिन्न कार्य करते हैं। देखिए है तो हम किसी भी जीव को हाथी मानते हैं, बट किसी में वो फ्लाई करने का काम आता है, किसी में खाना करने का काम आता है, कोई चलने के लिए यूज़ करता है। तो यही बात जो है एक डिफरेंस बनाता है समजातीय अंग में। देखिए समजातीय अंग की जो होती है उत्पत्ति तो सामान्य होती है, सबकी उत्पत्ति सामान्य है, लेकिन इनका कार्य जो है डिफरेंट है। तो इसी को हम जो क्या कहते हैं, समजातीय अंग। इन सब उदाहरणों से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि अग्रपाद की विभिन्न अस्थियां होती है, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अन्ना, कार्पस, मेटाकोपेल्स और फेलेनेजियल्स शामिल है। विभिन्न प्रकार के कशेरुकियों के अलग अलग, यानी जो इनका वर्टिब्रेट होते हैं, अलग अलग दिखाई देने वाले जो है अग्रपदों की संरचना यानी 4 लिम्स की संरचना में मूलभूत समानता इस तथ्य को दर्शाती है कि ये पाद एवं सर्वनिष्ठ प्रकार के जो 5 उंगली यानी जो है यहाँ पर 5 फिंगर्स लिम्स जो होते हैं वाले पूर्वज से ही विकसित हुए हैं, यानी जिनके 5 फिंगर्स रहे होंगे उन्हीं से जो है इनका विकास होने की जो है चांसेस हुआ होगा। तो ये बात जो है एवोल्यूशन के ऊपर जो है सटीक बैठती है। इस प्रकार समझाते अंग दर्शाते हैं कि विभिन्न जीवों की अलग अलग सृष्टि नहीं हुई है, बल्कि वे विकास प्रक्रिया द्वारा ही बने हैं। तो ये बात जो है साफ हो गया है यहाँ पे। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है समृद्धि अंग। देखिए उसका वो उल्टा ही है, कार्य में समान होते हैं, सबका काम एक जैसा होता है, लेकिन इनका जो होता है संरचना भिन्न भिन्न होती है। याद रखना दोस्तों, इसका फंक्शन जो होती है कार्य में समान होते हैं, यानी फंक्शन इनका सेम है, बट इनका जो संरचना होती है वो डिफरेंट होती है। उसे हम समृद्धि अंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कह सकते हो कि एक कीट का पंख व पक्षी या चमगादड़ या जो है टेरिकोटाइस का पंख समृद्धि अंग के सबसे अच्छा उदाहरण माने जा सकते हैं। देखिए पंख का कार्य सामान्य होते हैं, ठीक है, उड़ने के लिए होता है, लेकिन कीट के पंख और कशेरुकों के पंख के बीच कोई सृजनात्मक समानता नहीं दिखाई देता है। जैसे कि आप कुछ चित्रों में भी देख सकते हो कि इसमें किस प्रकार जो है दर्शाने की कोशिश किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो आता है अवशेषी अंग। देखिए दोस्त, ये ऐसा अंग होता है जो कि हमारे आनुवंशिकता के रूप में भी जाना जा सकता है। अवशेषी अंग कोई भी छोटा, हर्षित या अपूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। ठीक है, जो अंग है जो किसी भी पूर्वज से पुण्य विकसित या क्रियात्मक रहा होगा। इस जो अक्रियात्मक अंगों की उपस्थिति के बारे में केवल यही तर्क दिया जा सकता है कि यह पूर्वजों से चले आ रहे जिनमें कभी उनकी कुछ कार्य रहा होगा। ठीक है, जैसे मानव शरीर के कुछ अवशेषी संरचना दर्शाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इंसानों के जो होते हैं छाती के ऊपर जो है नर में शरीर के ऊपर बाल आ जाते हैं, तो आप देखोगे कि आदि मानव के समय भी बाल की जो है उपस्थित था। उसके बाद अकल दांत जो थी पहले के समय थी और आज भी जो है उपस्थित है, कई जगह ये मिलते हैं। उसके बाद है परिशेषिका जी, यानी इसके जो होते हैं आपने देखा ही होगा कि मनुष्य जो होते हैं उनके कुछ जो है परिशेषिका
उपस्थित होते हैं और कई में तो नष्ट भी हो जाती हैं। उसके बाद है पुच्छ कोशरुक। आपने देखा होगा, अगर आपने जो है भ्रूण के जो है विभिन्न विभिन्न अवस्था देखा होगा, तो जिसमें अगर पूँछ होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो मनुष्य में भी पूँछ दिखती है, लेकिन जब जन्म लेते हैं तब वो चीज़ें जो होती है जो छिप जाती है। तो इसका मतलब है कि हम भी किसी न किसी पूर्वज के थे, जैसे कि मैं इस डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। द नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टिंग लिंक्स। फ्रेंड, हियर इज अ कनेक्टिंग लिंक्स। द एनिमल्स आर प्लांट्स विच इज अ possess a character of two different groups of organism are known as a connected link. There are two different groups of organism are connected links. The connecting links establish of continuity in the series of organisms by the providings that one group has evolved from the other. A good example is that of fossils birds. Archaeopteryx is important animal in the connected link. Archaeopteryx is the which was a connected link between the reptile and bird. This bird had a big beak and with the teeth and the long tail with a bone like a lizard. It had features on the wings and on their body like the birds. The evidence from embryology. Embryology is the study of development on organism. The aspect of embryology which support the doctrines of organic evolution are the similar stage of earlier development, merula, blastula, and gastrula. In all, there is animals. The embryos of all vertebrae are similar in the shape and structure in their earlier stage. This resemblance is so close that it is difficult to tell them apart or given figure. All the vertebrae started their life from a single cell, the zygote. All of them during their life history passed through the two-layered blastula and three layers of gastrula stage, and they are thought fish-like stage with the gills slit. All the different aspect of embryology strongly support the fact that different classes of bacteria had a common ancestor. The evidence for paleontology. Paleontology is a study of the fossils. Fossils are the remains or trace of the animals and plant life on the past, found embedded in the rock. Either is petrified, their hard part over molded crystal and tracks. There is a fossil of the earliest era in the geological time scale, where those of bacteria, then to invertebrate, and then to successively of the fishes, amphibians, reptiles, and lastly of birds and mammals. And among any mammals is promoted to fossil of humans are the most recent. Here show the structure of different kind of animal of embryo stage. The one make a fish and other a different kind of animal. Last is the mammals, means humans stature. The discovery of fossil of the horse, elephant, and camels and human provide their central history. The number of toes are decreasing from to greater speed, size gradually increasing, and teeth adopted to the eat of grass. Here show there different kind of animals are a development and evolution for the era. The fourth point is molecular evidence of evolution. Friend, here is some point. All organisms have a cell as the basic unit of life. The cells is made of biomolecules common to all organisms. The ribosomes, the cellular organelles are a universal occurrence in the organism, and DNA is the hereditary materials of all organisms except for some viruses. ATP, adenine triphosphate, is their molecules which is storage and release energy for a biological process. The sum 22 amino acids from the constituent of protein of almost all organisms. The genetical code is a universal conception are there very few. There is center dogma which will deal with their transfer of genetic information in the cell in the same. The basic step of transcriptions and translation for the protein synthesis are similar in all organisms.
The sequence of nucleotides such as that for the parameter genes TT box is a common to all organisms. The however organisms sharing some chemical characteristics and show the closer evolutionary relationship. For example, human blood protein are most similar to those of their chimpanzees. Among all the apes are the only a plant or some algae have a chlorophyll, so they are more closely related. Similarly, in the chemical constant of vitamin to the organism in the term of molecular homologous and biologically homologous, and their use in a recently time to be establish evolutionary relation and form the basis of systematics. दोस्तों हमारे जो एवोल्यूशन जो हुई उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था कोऑर्डिनेटेड लिंक्स जो थी संयोजी कड़ियाँ थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया एवोल्यूशन यानी जो है विकास के रूप में। कहते हैं जंतु या पौधे जिनमें दो विभिन्न समूहों के जो है जीवों के जो है अभिलक्षण होते हैं उन्हें संयोजी कड़ी कहा जाता है। देखिए दोस्तों इसका डेफिनेशन अगर आपको समझ में ना आया हो तो सिंपली बात आप याद रखना कि जंतु या पौधे जिनमें दो विभिन्न समूहों के जीवों के अभिलक्षण होते हैं उन्हें हम संयोजन कड़ियाँ कहा जाता है। संयोजन कड़ियों से यह प्रमाणित हो जाती है कि जीवों के एक समूह का विकास दूसरे समूह से हुआ है। देखिए कोई भी चीज़ का जो है एक समूह से दूसरे समूह से विकास हुआ है तो ये बात आपके समक्ष आ जाती है। यही बात जीवों की श्रृंखला में एक निरंतरता स्थापित भी करती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है जीवाश्म पक्षी। आर्कोपटेरियस जीव जो है एक संयोजन कड़ी के रूप में जाना जाता है जो विभिन्न स्वरूप यानी जो है सांपों एवं पक्षियों वर्ग के बीच का एक संयोजन कड़ी है। इस पक्षी को जो है दंत युक्त चोंच भी थी और एक छिपकली की भांति लंबी अपयुक्त जो है पूंछ और इसके पंख भी पक्षियों की भांति थी। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है वो आता है भौणिकीय यानी भ्रूण विज्ञान से प्राप्त प्रमाण यानी जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आपको तो पता ही है कि जब जीवन की जो उत्पत्ति होती है, जब जायगोट बनता है, जब बच्चे का विकास होता है तो उस समय अगर आप स्टेज सभी जीवों को देखिएगा तो सामान्य ही दिखाई देगा। जैसे मैं चित्र में भी प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको जो है डेफिनेट कैसे किया जा सकता है यानी भ्रूण विज्ञान जीव के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जैव विकास सिद्धांत का समर्थन करने वाले जो है यही एक पहलू इम्पोर्टेंट माना गया था। कहते हैं सभी जीवों में आरंभिक परिवर्तन की सामान्य अवस्था जो होती है आपको जो है मेडुला हो या ब्लास्टुला हो या जो है ग्लस्टुला पाई जाती है, यानी ये सारी चीज़ें जो है सामान्य पाई जाती है। सभी कोशिकीय भ्रूण में जो आरंभिक अवस्था में जो है आकृति व संरचना के रूप में सामान्य पाया जाना एक आम सी बात है। यह समानता इतनी अधिक होती है कि इनमें भेद करना स्टार्टिंग स्टेज में बहुत कठिन होता है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो, इसमें साफ प्रदर्शित हो रखा है कि पहला स्टेज से आप जो है संभवतः ये नहीं बता पाओगे कि किस जीव का जो है एम्ब्रियो यहाँ पर बना है। तो ये चीज़ें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है और ये एवोल्यूशन के कड़ी के लिए जो है इम्पोर्टेंट बात को यहाँ दर्शाता है। तो आप भी बताने की कोशिश कीजिए कि पहला स्टेज में कौन कौन से जीव जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। कहते हैं जितने भी कोशिका जो अपनी जीव एकल कोशिका युग्म से आरंभ करते हैं। देखिए कोई भी जो होता है ना अपने जाइगोट से ही आरंभ करता है। तो ये सभी जीवों की खासियत होती है कि सब के सब जो है जाइगोट से ही अपना जीवन का जो है स्टार्टिंग करता है यानी एकल कोशिका वन सेलुलर से बनना स्टार्ट होता है। अपने जीवन इतिहास में भी सभी द्विस्तरीय ब्लास्टुला और त्रिस्तरीय ग्लस्टुला होती है अवस्थाओं पर फिर मछली के सामान्य क्लोम छिद्र गिल्स गल्फेरे की स्थिति से गुजरते हैं, यानी सब में जो होता है गल्फेरे होते हैं। भ्रूण विज्ञान के सभी विभिन्न पहलू इस तथ्य का प्रबल समर्थन भी करते हैं कि विभिन्न वर्गों के कशुक प्राणी एक जो है सर्वनिमित पूर्वज से ही उनका विकास हुआ है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है जीवश्मुक यानी जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त कुछ प्रमाण। कहते हैं जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों का अध्ययन है। देखिए जीवाश्म विज्ञान जो होता है जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल्स के जो होते हैं अध्ययन होते हैं फॉसिल्स के। जीवाश्म भूतकाल के तंतु और पादप जीवों के अवशेष हैं जो कि चट्टानों में तो आंतरिक स्थापित हुए पाए जाते हैं। सांचे में ढली बनावट अथवा चिन्ह के रूप में भी जो है अस्थभूत पाए जाते हैं। इसको जो होता है आपको पता है दोस्तों कि बहुत साल पहले जीव जंतु जो थे धरती में दब गए थे। जब हमारा जो है हमें जो है इनका अवशेष मिला तो अवशेष से जो है हम इनके बारे में कुछ कल्पना निर्धारित किया, उस कल्पना को ही हमने आगे भी बढ़ाया। कहते हैं भूविज्ञानिक
समय माप में आदिम युग के जीवाश्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के हैं। इसके बाद जो है कशेरुकी जीवों के, और उसके बाद क्रमश जो है एम्फीबियो या मछलियाँ हों, जो सांप की कैटेगरी वाले हों, उसके बाद पक्षी, और उसके बाद जो है स्तनधारी। यानी आप कह सकते हो कि जो स्पीसीज हो या आपका एम्फीबियंस हो या रेप्टाइल हो या बर्ड्स हो या आपके मेमल्स हो, सबके मिलते जुलते रहते हैं। स्तनधारियों में भी सामान्य मानव आदि जीवाश्म भी मिले हैं जो हमारे स्तनधारी यानी मेमल्स के कैटेगरी में आते हैं। इसका जो है घोड़ा, हाथी, ऊंट और मानव के अब तक के प्राप्त जीवाश्मों से उनके पूर्वजों के इतिहास का पता चला है। अधिक तीव्र गति के लिए जो है पदा अंगुलियों की संख्या घटी और उससे क्रमश इसका जो आकार बढ़ा और दांत जो है घास खाने के लिए अनुकूल होते चला गया। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि पहले किस कैटेगरी थे और कैसे कैसे जो है इनमें जो है चेंजेस आया। इक्वल्स में थे, फिर मेरी हिप्पस में गए, मीसो हिप्पस में गए, फिर यो हिप्पस में कन्वर्ट हो गए। तो यही जो है कुछ चरण जो है एविडेंस देता है एवोल्यूशन का। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है विकास के आणविक प्रमाण। देखिए दोस्तों, विकास के आणविक जो प्रमाण है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है भूमिका अदा करता है, क्योंकि आपको ये बात शायद याद भी हो कि सभी प्राणियों में कोशिकाएं जीव की मूलभूत इकाई होती है। आपको पता है ना, सभी जीव जो है कोशिकाओं से बनी होती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है इस प्रमाणित करने के लिए। कोशिका जो होते हैं जैव अणुओं से निर्मित होती है, जो कि सभी प्राणियों में समनिष्ठ होती है। यानी सभी प्राणी जो होते हैं जैव अणुओं से ही निर्मित होती है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी समझ है। उसके बाद दूसरी बात आती है राइबोसोम की बात। कहते हैं राइबोसोम कोशिका अंग सभी जीवों में पाई जाती है, जो दूसरा प्रमाणित करती है। उसके पश्चात जो है डीएनए स्ट्रक्चर। कहते हैं डीएनए स्ट्रक्चर जो है सभी जीवों के आनुवंशिक पदार्थ है, केवल कुछ विषाणुओं को छोड़कर। यानी कुछ विषाणु जो होते हैं डीएनए से नहीं बने होते हैं, अदरवाइज जितने भी हैं सब डीएनए से ही बने होते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है एटीपी की। दोस्तों आपको पता है कि एटीपी के बारे में भी पढ़ा होगा। एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से भी ये जाना जाता है, जहाँ पर जो होती है जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा संग्रहण करने का मोचन वाले अणु होते हैं। यानी ऊर्जा स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो मैक्सिमम सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों। ठीक है, कहते हैं सभी जीवों में सामान्य 22 अमीनो अम्ल प्रोटीन के अवयव होते हैं। यानी 22 अमीनो अम्ल जो होते हैं सभी जीवों में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है जीव कोड सर्वाधिक होती है। यानी जो जीवों का जो कोड होती है, आनुवंशिकता होती है, वो सभी में पाई जाती है। उसके पश्चात जो होता है जीव संबंधित सूचना स्थानांतरण का केंद्रीय सिद्धांत सभी में सामान्य होते हैं। यानी जेनेटिकल ट्रांसफ़र होती है। आपको पता है कि पौधा जैसा बनता है वैसे उसके दूसरे बीज भी उसी प्रकार के पौधे की उत्पत्ति करते हैं। उस जैसा घोड़ा होता है उसी तरह से उसके बच्चे होते हैं उसी करैक्टर से। इंसान के जैसे बच्चे होते हैं उसके बच्चे भी उसी करैक्टर से ही जन्म लेते हैं। तो सेम सिद्धांत जो है यहाँ पर सब जगह प्रस्तुत करता है। तो ये विकास के जो है कुछ हमारे समक्ष जो है आणविक जो है प्रमाण देते हैं। इक्का दुक्का और एग्जाम्पल देखें तो इसमें जो है सभी जीवों में प्रोटीन संश्लेषित के लिए जो है प्रतिलेखन और स्थानांतरण के मूलभूत सोपान चरण पाए जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम जैसे कि वर्धक प्रोमोटर्स जीव में होते हैं। यानी टाटा बॉक्स सभी जीवों में सार्वजनिक होता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है जीवन के विकास के लिए, यानी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के लिए, या एवोल्यूशन की परिभाषा को जो है सही सिद्ध करने के लिए ये काफ़ी मान्य भी रखता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। द वेरियस theories about their mechanism of evolution has been to the proposed. Some of them such a landmarks as a theory of inheritance of acquired characters and the various theory of mutations are known as the historical importance only. Darwin's as a theory of natural selection still the hold grounded, but was the modified with the progress in the genetics and developed into the modern synthetic theories, which is regarded as the most valid theory of evolution. Darwin's theories of natural selection. This theory is proposed by the English scientist Charles Darwin
is 8009 and 82 explained the mechanism of evolution through their theory of natural selection. He is still regarded as the father of evolution because of two very significant contributions. He suggested first that all kind of organisms are related through the ancestry, and second is he suggested a mechanism for evolution and named it the natural selection. According to the Darwin's, organisms produce more offspring and than can be survived because environmental resources are limited. There is in source through therefore the extensions as organisms with the advantage variations are protected and allowed to be reproduced, while there is a disadvantage variant and the eliminated from a nature. This is what was the term of natural selection by Darwin is the most important for exam view. Here, according to Darwin, when to the environment of changes, new adaptations get selected in a nature, and after many generations, sufficient characteristics will be have been a change so as to be alerted their species into a new one origin of species. Darwin talked about the variations, but did not be known about the source of variation. With the progress in genetics, the source of variation were discovered, and Darwin as a original theory of natural selection modified. This new theory was a term or new Darwin's model synthetic theory. According to this theory, the unit of evolution is a population which has its own genes pool. Genes pool is the group of all different genes of population. And secondly, heritables, genetical change appear in the individuality of populations. These heritable change or variations occur due to small mutation in these genes or in the chromosome and there are recombinations. And third is natural selection selected the variation which help in the adapting to be the environment. And fourth is a change in the genetical constitutionally of population selected by the nature selection is responsible for evolution of new species. Since through there is interaction of their variation and natural selection, more offspring with a favorable genetical change are born. This is called to a differentially reproduction. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे समक्ष बताया गया है विकास की प्रक्रिया, आखिर जो विकास की जो प्रक्रिया हुई है वो किस प्रकार हुई है, इस बात पे जो है बहुत से थ्योरी अपने अपने हैं, बट इसमें जो है डार्विन ने जो दिया था थ्योरी बहुत ही सक्सेसफुल था। कहते हैं एक डार्विन ने थ्योरी नहीं दिया था, बहुत से साइंटिस्टों ने अपना अपना थ्योरी इसमें दिया था, बट जो है डार्विन का जो है ही सिलेक्शन को ही काफ़ी हद तक अप्रूवल मिला और यही आगे चल के जो है सिद्धांत भी बनी। कहते हैं विकास की प्रक्रिया के अनेक सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन यहाँ पर किया जा चुका है। उनमें से कुछ जैसे लेमार्क का, ठीक है, जिसमें बताया गया था अर्जित लक्षणों की जो अनिश्चितता के ऊपर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसी तरह से जो है डी व्रिज का जो है परिवर्तन का सिद्धांत अब केवल ऐतिहासिक महत्व के रह गए हैं, यानी सिर्फ वो इतिहास में सिर्फ ये जो है थ्योरी बनी है, लॉ नहीं बनी। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आया वो आया था डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन। आज भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन आनुवंशिक जो थी यानी जेनेटिक्स की बात जो की गई थी कि जो प्रगति के माध्यम से इसका परिकर्षण हुआ और यह आधुनिक संश्लेषी सिद्धांत के रूप में जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं इस विकास की जो परिवर्तन समय में सर्वाधिक समानता प्राप्त विकास के सिद्धांत में से एक माना गया। डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो थी, कहते हैं एक अंग्रेज विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने 1809 से लेकर 1882 ईस्वी में तक अपना कार्य किया और प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों के आधार पर विकास प्रक्रिया की व्याख्या भी की। वह आज भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के कारण विकास का जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने सुझाव पहला दिया था कि समस्त प्राणी जो है पूर्वजता द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी हम सब जितने भी जीव जंतु हैं सब एक दूसरे से जो है संबंधित हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात जो साफ शब्दों में बताई थी कि उन्होंने विकास की एक प्रक्रिया जो सुझाई और उसका नाम प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन दिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण में से एक बात भी रखती है। डार्विन के अनुसार
जो है जीव बड़ी संख्या में संतानित पैदा करते हैं। जो जीव होते हैं बहुत संख्या में जो है संतान पैदा करते हैं, जो जीवित रह सकने वाले जीवों से कहीं अधिक होते हैं। क्योंकि पर्यावरणीय संसाधन सीमित है, अंततः उन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जीव संघर्ष में केवल वही जीव बचे रहते हैं जिनमें लाभकारी अनुकूलन हो चुके होते हैं, यानी जिनमें प्राकृतिक से दो दो हाथ करने की क्षमता आ गया हो और प्राकृतिक जिन्होंने वर्ण कर चुके हों, यानी प्राकृतिक के रिगार्डिंग अपने आप को ढाल लिए हों, वही प्राकृतिक में बने रह सकते हैं, बच जाते हैं और जनन करते हैं और आगे उनका जीवन जो है चलता है। जबकि हानिकारक अनुकूलन वाले जीव प्रकृति से हटा दिए जाते हैं। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण कहा, क्योंकि कुछ जो होते हैं कमजोर टाइप के जीव होते हैं जो प्राकृतिक में संघर्ष नहीं कर पाते हैं, तो ये जो था वो जीवित सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देखिए ये बात जो उन्होंने बताया था कि जो कमज़ोर होते हैं वो प्राकृतिक में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो इस बात के लिए भी उनको जो है बहुत से आलोचकों का जो है बातों का सहन करना पड़ा। फिर जाके जो है इसको एक नया रूप दिया गया, जिसमें जो बताया गया था वो डार्विन के अनुसार जैसे जैसे पर्यावरण बदलता है वैसे वैसे प्राकृतिक में नए अनुकूलन का जो वर्ण होती रहती है। और कई पीढ़ियों के पश्चात एक जाति को दूसरे जाति में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त अभिलक्षण विकसित हो चुके होते हैं ताकि एक नई जाति बन जाए, यानी जाति की उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखती है। डार्विन ने विविधता की बात की, लेकिन उन्होंने विविधता के स्रोतों की जानकारी नहीं दी थी। ये बात जो है डार्विन की कमियों में से एक माना जाता है कि उन्होंने विविधता के ऊपर कोई विचारधारा अपना प्रस्तुत नहीं किया था। कहते हैं आधुनिक जो उन्होंने बताया था आधुनिक युग में, यानी आनुवंशिकता के प्रगति के साथ विविधता के स्रोतों की खोज भी हुई और डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के मूल्य सिद्धांत को थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया और उन्हीं के नाम से जो है नया सिद्धांत रखा गया। उसे हम आजकल जो है नव डार्विनिस्ट या आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस सिद्धांत के अनुसार कौन कौन सी बातें जो थी जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस सिद्धांत के अनुसार जो थी 5 महत्वपूर्ण तथ्य थी। ठीक है, इसमें पहला तथ्य यही था कि विकास की इकाई जनसंख्या है या समष्टि है, जिसका स्वयं का अपना जो है जीन पूल होता है और जीन पूल जो किसी भी जनसंख्या के सभी जो विभिन्न जीनों का एक समूह के रूप बनाया जाता है। दूसरी बात थी कि किसी भी समष्टि के वस्तु में प्रदर्शित होने वाले जो है वंशागत आनुवांशिक परिवर्तन विकास का जो है आधार माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। उसके पश्चात थी कि यह वंशागत परिवर्तन अथवा विविधताएं जीनों में जो है गुणसूत्रों अथवा उनके जो है पुण्य योजनाओं में होने वाली छोटे छोटे उप परिवर्तन के कारण ही पैदा होता है। और तीसरी बात जो थी यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण द्वारा उन परिवर्तनों का चयन कर लिया जाता है जो प्राणियों को पर्यावरण के प्रति अनुकूल उत्पन्न करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। उसके पश्चात चौथा बात जो इसमें आई थी उभर के वो ये आई थी कि किसी भी समष्टि की संघटना होती में होने वाली उसी किसी अनुवांशिक परिवर्तन के कारण होता है, जिसका चयन प्राकृतिक वर्ण द्वारा कर लिया जाता है, यानी प्रकृति स्वयं ही उसको सिलेक्ट करती है के कारण ही नई जाति जो है बनी रहती है प्राकृतिक में। क्योंकि विविधताओं और प्राकृतिक वर्ण की पारंपरिक क्रियाओं के कारण जो अनुकूल अनुवांशिक परिवर्तन वाली संतान अधिक पैदा होती है, उन्हें विभेदी जनन कहा भी जाता है। और पांचवी और आखिरी बात ये थी कि एक बार विकसित हो जाने पर जनन विलंघन जातियों की विशेषता बनाए रखती है, यानी आगे चल के वो वही प्रोग्रेस होती रहती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। Our next topic is elemental force of organic evolution. Friend, the important topic for exam view, evolution is caused by the action of the force on natural selection of variation. Reproductive isolation keep the species restricted, therefore their elemental force of organic evolution are variation, natural selection and isolation. Okay friend, the 3 types of organic evolutions is variation, natural selection and isolations. The first is source of organic variation. The variation arises in the individual member of population, and if the variable spread into the population through the differential reproduction by their action of nature and selection. And variation may be occur by mutations, which is the sudden genetical change. It may be a change in the single genes. Genetic mutations are point mutations
are maybe affect many genes, chromosomal mutation. And second is genetic recombinations. What do you mean to genetic recombination? Which occur in a sexually reproducing organism. At every reproduction their chromosome and thus the genes of their parents mix at the randoms, leading to the zygote formation, and that why the offsprings of same parents are different from each other, as they have a different combination of parental genes. Variation is also brought there about when to the crossing over to the cross due to gametes of formation. The thirdly point is genes flow is when to there is a change mixing of genes of closely related species through the sexual reproduction. And fourthly is a genetical drift occurs in a small population when a part break off from a large population. Only representatives genes of the large population are present, which undergoes to the change at a right time, and the small population may be involved into a new subspecies or species. दोस्तों जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जैव विकास के मूलभूत कारक कौन थे, यानी जैव विकास के जो थे मूलभूत कारक कौन कौन से थे, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से, और आपको ये करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि ये चीज़ें कई बार एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बना है। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं बट एग्जामिनर इग्नोर नहीं करता है। जैसे आप जो बच्चों को शेयर करना इग्नोर कर देते हो, तो भाई यहाँ पर एग्जामिनर थोड़ी है जो आप जैसा बनेगा कि देखते हैं फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए ये तो था आपकी प्रॉब्लम, हमें तो भाई अपना करना है, लेकिन यहाँ पर जो है एग्जामिनर जरूर इस क्वेश्चन को डालेगा, ये मेरा विश्वास है। कहते हैं प्राकृतिक, जैसे कि आपने देखा होगा जैव विकास के मूलभूत कारक क्या थे, तो इसके जो है मेन 3 कारक बनते हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा विविधताओं में चयन प्रक्रिया होने पर विकास होती है, ठीक है, यानी चयन होती है तभी उसका विकास भी होती है, ये मेन बात आती है, क्योंकि नेचर में तो यही होता है। जन्म विकलन के कारण जातियों की विशेषता बनी रहती है, यानी इससे क्या होता है वो जाति जो है सदैव बनी रहती है, ठीक है। इसलिए जैव विकास के मूलभूत कारक जो थे विविधता होती है, प्राकृतिक वर्ण होती है और विलंघन होती है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है वो आता है जैव परिवर्तन में विभिन्न सूत्र, यानी पहला जो है विविधता जो कि महत्वपूर्ण में से माना गया है। कहते हैं समष्टि के एक सदस्य में जो विविधता उत्पन्न होती है और यदि विविधता अनुकूल होती है तो वो विविधता प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया के जरिए होने वाली विभेदित जनन द्वारा जो है पूरी समष्टि में आ जाती है, यानी पूरे जितने भी जेनेटिकल्स में बदलाव हुई है सबके अंदर ये समष्टि आ जाती है, यानी उसके प्रतिकूल। इसको साफ शब्दों में आप दोस्तों ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई जो है बर्फीली का इलाका में उसके माँ बाप रहना स्टार्ट कर दिए है और जो है उसके अनुकूल हो गए हैं, तो धीरे धीरे उनके बच्चों में भी ये विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये साफ शब्दों में आपके लिए हो सकता है। विविधता भी निम्न में से किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कुछ हमें पॉइंट दिया गया है। पहली बात तो यहाँ पर यही बताया गया है उत्परिवर्तन। इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि ये एक आकर्मिक अनुवांशिक परिवर्तन होता है, जिसके जो उत्तर परिवर्तन एक जीन में परिवर्तन, यानी जीन के उपरिवर्तन का बिंदु उत्परिवर्तन हो जा सकता है या कई जीनों के प्रभावित भी कर सकता है। कहते हैं ना कि एक जीन जो है कई जीनों में प्रभावित करके जो है गुणसूत्रों की जो उत्परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है इसी जीन को जो है परिवर्तन करके नए जीव की विकास करने के होड़ में लगे हुए हैं, जो आने वाला समय में विनाशकारी भी होगा, ये तो मुझे पहले ही पता है, लेकिन क्या करें, साइंस जो है कभी एक्सपेरिमेंट करना छोड़ नहीं सकती है। उसके पश्चात है अनुवांशिक पुनर्नियोजन, ठीक है। अनुवांशिक पुनर्नियोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह जनन लैंगिक रूप से जो है पुनरुत्पादन करने वाले जीवों में प्रत्येक बार जनन करने पर होता है, जो युग्मनज निर्माण में माता पिता के गुणसूत्र व इस प्रकार जीन यादृच्छिक रूप से मिलते हैं। इसलिए सामान्य माता पिता की संतान या माता पिता के जीन के विभिन्न संयोजन के कारण भिन्न भिन्न होती है। अर्ध गुणसूत्र के पश्चात युग्म निर्माण के समय जब जीन विनिमय होती है तभी विविधता भी आती है, यानी तभी जो है आनुवंशिकता में परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरी बात यहाँ हमारे समक्ष आता है जीन प्रवाह। देखिए लैंगिक जनन से जो है निकट संबंधित स्पीशीज़ों के जीनों के मिश्रण की संभावना की स्थिति में जीन प्रवाह होती है, तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। उसके बाद आनुवंशिक विचलन। देखिए आनुवंशिक विचलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं बड़ी समष्टि के अलग हुई किसी छोटी समष्टि में ऐसा होता है। बड़ी समष्टि के केवल प्रतिनिधि जीन ही विद्यमान रहते हैं, जिनमें सही समय पर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप
इन उस उप स्पीसीज या स्पीसीजों की छोटी समष्टिका विकसित हो जाती है। देखिए दोस्तों, कुछ गुण जो होता है उसको नेचर में बनाए रखने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है।